वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 22 सितंबर। तो 22 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेल मंत्रालय। देखिए, रेल मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वच्छता पहल के तहत विविध स्टेशनों पर स्वच्छ पखवाड़ा 16 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे भारतीय रेलवे में मनाया जा रहा है। और पखवाड़े के दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और कीटाणु मुक्त करने का काम इसके तहत किया जा रहा है। और देखिए, इसके तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी में उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण पर वेबिनार का आयोजन किया है। और देखिए, बात यहाँ पर अब रेलवे की है तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल, और प्रेजेंट टाइम में जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो मंत्रालयों के बीच कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय। देखिए, आयुष मंत्रालय और महिला एवं विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान के एक भाग के रूप में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस MOU के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए योग और अन्य आयुष प्रणालियों के आयुष आधारित समाधान और प्रथाओं को अपनाया जाएगा और आयुष को पोषण अभियान में एकीकृत किया जाएगा। और देखिए, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर लोगों को आयुर्वेदिक पोषण संदेश देंगे, उन्हें जो है धात्री पोषण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाएगा। और देखिए, इस MOU के माध्यम से लागू होने वाली गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए #आयुष फॉर आंगनवाड़ी अभियान शुरू किया जाएगा। अब देखिए, बात यहाँ पर पोषण अभियान की है तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये जो है पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में जाना जाता था और इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करना है और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। देखिए, यहाँ पर MOU साइन किया गया है, एक होता है MOA, तो इसको समझ लेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये तब साइन किया जाता है जब कोई भी बात जो है इनिशियल स्टेज पे चल रही होती है, और जब बात फाइनल हो जाती है तो MOA साइन किया जाता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इतना डिफरेंस इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नीतियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करने के लिए इसके तहत अनुमति देती हैं, जबकि यह सुरक्षित और नैतिक रूप से मानवीय मूल्यों के अनुकूल है। और देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु साइबर सुरक्षा नीति 2020, तमिलनाडु ब्लॉकचेन नीति 2020 और तमिलनाडु सुरक्षा और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2020 का अनावरण किया है। इन नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य में राज्य परिवार डेटाबेस और ब्लॉकचेन बैकबोन अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। अब देखिए, बात यहाँ पर तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ के देखिए लोक नृत्य जो है वो है भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल का संशोधित मानचित्र जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा का भारतीय क्षेत्र शामिल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
उत्तराखंड। देखिए नेपाल के नए संशोधित मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल के स्कूलों के पाठ्यक्रम में नई पुस्तकें पेश की हैं जो भारतीय राज्य उत्तराखंड से संबंधित हैं। और देखिए ये जो विवाद है, ये कालापानी कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एक घाटी है जिसे भारत द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक भाग के रूप में प्रशासित किया जाता है। लेकिन 1997 से नेपाल द्वारा भी दावा किया जाता है कि लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालय दर्रा है। नेपाल इसके दक्षिणी हिस्से, जिसे कालापानी कहा जाता है, को अपना भाग मानता है। हेलिम्पियाधुरा भारत नेपाल सीमा पर वो जगह है जो फिलहाल उत्तराखंड में है, जहां महाकाली नदी का उद्गम है। देखिए बात यहाँ पर अब नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। और देखिए यहाँ की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया। और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। और यहाँ के जो पीएम है वो हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, यानी कि केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्क्वायर किलोमीटर एरे एसके कार्यक्रम जो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, इसका नियंत्रण किस आईटी कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब देखिए ये जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल में भारतीय आईटी बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा डिजाइन और निर्मित नियंत्रण प्रणालियां होंगी। और देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के तहत जो है काम करने वाला नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स परियोजना का प्रमुख प्रबंधक है। और दूरबीन का निर्माण 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा, इसलिए इसका नाम वर्ग किलोमीटर सरणी है। यह दक्षिण अफ्रीका में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फेलुदा जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औषधि महानियंत्रक। देखिए अभी जो है भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 जांच फेलुदा के वाणिज्यिक लॉन्च को मंजूरी दे दी है। और एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन फेलुदा को टाटा द्वारा विकसित किया गया है और यह CSIR IGIB द्वारा संचालित है। और यह एक जीनोम एडिटिंग तकनीक है जिसका इस्तेमाल बीमारियों के निदान के लिए किया जाता है। टाटा CRISPR परीक्षण दुनिया का पहला नैदानिक परीक्षण है जिसमें SARS-CoV-2 का वायरस पता लगाने के लिए Cas9 प्रोटीन का उपयोग किया जाएगा। और देखिए यह स्वदेशी रूप से विकसित CRISPR तकनीक का उपयोग करता है। टाटा CRISPR जांच में RT-PCR जांच के बराबर सटीकता के स्तर हैं। यह सस्ती, सुरक्षित, सुलभ और उपयोग में आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सभी उत्पादों को BIS प्रमाणन दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, यानी कि HOCL। देखिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सभी उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। HOCL यानी कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड एक ISO 9001 और ISO 14001 प्रमाणित संगठन भी है। अब देखिए बात यहाँ पर HOCL यानी कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की है, तो यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसकी निर्माण इकाई जो है वो कोच्चि केरल में स्थित है। इसे 1960 में शामिल किया गया था और यह भारत में फिनॉल और एसीटोन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखिए बात यहाँ पर हुई है BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो की, तो यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे BIS अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में हेड यानी कि महानिदेशक हैं वो हैं प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HD देवगौड़ा। देखिए भारत के पूर्व पीएम और जनता दल सेकुलर के नेता HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है और ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री 1996 से 1997 तक थे। इन्होंने जो है 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है और ये कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। और 1996 के बाद यह पहली बार है जब जनता दल सेकुलर के नेता राज्यसभा के लिए
चुने गए हैं। अब देखिए बात यहाँ पर राज्यसभा की है तो इसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है और ये संसद का ऊपरी सदन है। यह एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और राज्यसभा के सभापति सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 272। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने एक लिखित जवाब में सदन को सूचित किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR 2018-2025 लागू कर रहा है। NAPDDR का उद्देश्य बहुप्रचारित रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है और देखिए इसके तहत जो है स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय, समुदाय आदि में जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम को आयोजित करना है। समुदाय आधारित सहकर्मी के नेतृत्व वाले सहभागिता हस्तक्षेप कार्यक्रम को करना है और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना है और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। और देखिए मंत्रालय के तहत जो है 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB से मिले इनपुट और मंत्रालय द्वारा किए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर जिलों का चयन किया गया है और इस अभियान को जो है 31 मार्च 2021 तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में किस संगठन ने मध्यस्थता की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व बैंक। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और अब 19 सितंबर 2020 को सिंधु जल संधि की 60वीं वर्षगांठ पर जो है विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई और देखिए इस संधि के अनुसार जो है 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण भारत को दिया गया था और पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर नियंत्रण दिया गया था। भारत सिंधु नदी के कुल पानी का लगभग 20% इस्तेमाल कर सकता है जबकि शेष पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। भारत ने पूर्वी नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए विभिन्न बांधों का निर्माण किया जैसे भाखड़ बांध सतलज, पौंग और पंडोह बांध ब्यास पर, रंजीत सागर बांध रावी। अब देखिए बात यहाँ पर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की है तो इसकी स्थापना जो है 1945 जुलाई में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC US में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालपास और इसकी जो CEO हैं वो हैं अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने रक्षा में कितने % FDI की अनुमति दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74%, 74% से अधिक यानी कि दोनों। देखिए सरकार ने रक्षा में स्वतः मार्ग के माध्यम से 74% FDI और सरकारी से 74% से अधिक FDI की अनुमति दी है। 74% से अधिक FDI को सरकारी माध्यम से अनुमति दी जाएगी यदि यह आधुनिक तकनीकी तक पहुंच प्रदान करेगा। और देखिए जुलाई 2018 में सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा में 49% FDI तक की अनुमति दी थी और सरकार ने कुछ शर्तों के साथ FDI की सीमा बढ़ाई है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को समर्थन देना है और वर्तमान में भारत अपने सैन्य उपकरणों का लगभग 72% आयात करता है। और देखिए बात यहाँ पर FDI की है तो FDI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 सितंबर। देखिए विश्व अल्जाइमर दिवस जो है सालाना 21 सितंबर को मनाया जाता है ताकि अल्जाइमर के बारे में जागरूकता बढ़ाया जा सके। और देखिए इस बार 2020 की जो विश्व अल्जाइमर की थीम है यानी कि विषय है वो है डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इसकी थीम जो है वो है डिमेंशिया के बारे में बात करते हैं। अल्जाइमर एक जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है जो मनोभ्रंश की ओर ले जाती है और डिमेंशिया शब्द का उपयोग जो है मस्तिष्क के विभिन्न विकारों के लिए किया जाता है जो स्मृति, सोच और व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। और देखिए 21 सितंबर को ही एक और दिवस मनाया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सभी देशों और लोगों के बीच शांति के
आदर्शों को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 1981 में शुरू किया गया था और 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में 21 सितंबर को नामित करने का संकल्प अपनाया। और इस बार जो है 2020 की इसकी थीम है एक साथ शांति को आकार देना। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में आपको मिलेगी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।